तो शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो हजारों विद्यार्थी दृष्टि में रहे। संयोग की बात है, किसी के साथ संबंध बहुत गहरा होता है, वो इन तीनों के साथ रहा है। ये तीनों दृष्टि से जुड़े रहे। मनोज मेरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थे, इंटरव्यू में भी, लेकिन हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से थे। श्रद्धा हिंदी साहित्य में थी, दर्शन शास्त्र में भी थी, इंटरव्यू में भी थी। मैं कई बार मजाक में अपने इंटरव्यू पैनल के लोगों से कहता हूँ, और मजाक का मतलब मजाक में नहीं, सीरियसली कहता हूँ ये बात, लेकिन हाँ वो ये कहता हूँ कि पिछले 20 साल से मैं आईएएस का इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन आज तक अगर मुझे चुनना हो पूरे 20 साल में बेस्ट कैंडिडेट, तो वो श्रद्धा है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये तीन लोग क्यों बुलाए गए हैं। मनोज और श्रद्धा पति पत्नी है दरअसल। इसलिए बुलाए गए हैं। आपको लग रहा होगा ना कि क्या चक्कर है, मैसेज तो 2 के बारे में था, ये 2 से 3 कैसे हो गए। और मनोज और श्रद्धा पति पत्नी हैं, और वो जो सामने छोटा सा बच्चा बैठा है वो इनका बेटा है, तो उसका नाम मानस है। तो आज वो भी आया था, तो हमने कहा तुम भी देखो, अपने पेरेंट्स का इतिहास जानो, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेरेंट्स ने क्या क्या मतलब कैसे कैसे वो इस मंजिल तक पहुँचे हैं, इतने सफल कैसे हुए हैं, पता तो लगे। तो मनोज के साथ मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, अनुराग के साथ रहा। अनुराग और मनोज रूममेट्स थे उस समय। अनुराग का भी हिंदी साहित्य विषय था। तो अनुराग ने करीब 2 साल पहले एक किताब लिखी, वो किताब मुझे भेंट करने के लिए आई भी घर पे। फिर पिछले साल पता चला कि दूसरी किताब लिख रहे हैं और मनोज के जीवन पे लिख रहे हैं। मनोज के जीवन का मुझे हल्का फुल्का अंदाज़ा है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी अपने ज़माने में। स्ट्रगल ऐसी की थी कि गेहूं की चक्की पर नौकरी करते हुए तैयारी की, एक लाइब्रेरी में सिक्योरिटी का काम संभालते हुए कि रात भर वहाँ सोना है, संभालना है, उसके बदले 300-400 रुपये उस ज़माने में मिलते थे, उससे अपना काम चलाना है। उस तरह की स्ट्रगल करते हुए, घर से सपोर्ट नहीं थी। रहने वाले मुरैना के हैं, और मुरैना के लोग पढ़ाई की स्ट्रगल करें ऐसा कम दिखता है। लेकिन मुरैना का आदमी आईपीएस बने तो फिर थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ, बंदूक वैध तरीके से हाथ में आ गई है। ये वाला भाव ज़्यादा मन में आता है। तो ये उपन्यास जब इन्होंने लिखा, अनुराग ने, तो इन तीनों ने मुझसे कहा कि सर हो सके तो एक बार आप इसको पढ़िए। मैंने आज तक ये काम कभी नहीं किया है। मतलब मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो लेखक हैं, इस समय अच्छे लेखक हैं, नीलोत्पल हैं, पंकज दुबे हैं, और सब अच्छा लिखते हैं, पर ये भूमिका मेरी कभी नहीं हुई कि मैं उपन्यास पढ़ूँ और उसमें कुछ करूँ। इन्होंने जिद की तो मैंने उपन्यास को पूरा पढ़ा, और बहुत सारे, जैसे मैं कॉपी चेक करता हूँ वैसे पढ़ा, और बहुत सारे निशान लगाए कि यहाँ ये ठीक करो, वो ठीक करो। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो ठीक किया कि नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बाद में दिखाया नहीं मुझे कि बस वो मेरे घर पे आके सारा समझ के ले गए और बोले हम ठीक कर देंगे, और उसके बाद मुझे यही मिला है सीधे। तो मुझे पता नहीं कि कुछ ठीक किया, तो मुझे भी देखना है। ये मुझे उपन्यास कल ही मिला है दूसरी बार छपने के बाद, अब मैं ध्यान से पढ़ूंगा फिर से। और फिर फरमान आया कि इसकी भूमिका भी आपको ही लिखनी है। तो मैंने इसकी भूमिका लिख के भेजी, और मैं कल देख रहा था तो जितनी भेजी थी उसका 20% ही बचा है, बाकी 80% काट दिया इन लोगों ने। लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए मुझे 2-3 इंस्टांसेस बड़े रोचक लगे, और पिछले 6 महीने से मैं हर जगह वो सुनाता हूँ जहाँ जाता हूँ। इतने रोचक प्रसंग हैं कि वो ना सुनाऊँ तो मेरा मन नहीं मानता है। तो एक तो प्रसंग ये है, आपने शायद सुना होगा, आप में से कुछ लोगों मैंने डिस्कस किया होगा क्लास में। एक प्रसंग तो ये है कि ये जिस इलाके से रहे, मुरैना, उसके पास जोरा वो जगह है ना, जोरा एक जगह है, वहाँ से तहसील है। हाँ, तो आपको पता ही है कि उत्तर भारत में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी इस समय है। स्कूल कॉलेज में पढ़ना पास होने की शर्त नहीं है, पास होने के अलग मैकेनिज्म है पूरे के पूरे। तो ये जिस स्कूल में थे वहाँ पर पास करवाया जाता था, पढ़ा के नहीं, वैसे ही मैनेज करके। तो उससे बच्चों में खास कॉन्फिडेंस रहता है, साल भर नहीं पढ़े उसके बाद भी आत्मविश्वास रहता है कि जैसे हर साल पास हो रहे हैं इस साल भी हो ही जाएंगे। तो इनकी 12वीं क्लास थी, और उसी समय एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये 12वीं का एग्ज़ाम लेने गए,
उसी समय वहाँ पर कोई नया नया एसडीएम आया था, तो उसको पता लगा होगा कि बहुत चीटिंग होती है। उसने ठान लिया कि मेरे होते चीटिंग नहीं होगी। इनको तो पता भी नहीं था कौन आ गया है, ये तो सदियों से चली आ रही व्यवस्था के तहत तैयारी कर रहे थे, उसी परंपरा में तैयारी चल रही थी। बहरहाल ये एग्ज़ाम देने गए तो पता लगा कि चीटिंग शुरू होती उससे पहले ही एसडीएम खुद वहाँ आ गया और प्रिंसिपल को उसने मतलब डांटना शुरू कर दिया। तो बच्चों को क्लास में मैसेज दिया गया कि थोड़ी देर रुको, ये चला जाएगा फिर शुरू करेंगे। और चीटिंग करने वाले 3 घंटे में से 1 घंटे में काम कर लेते हैं, अगर उनको ये भरोसा रहता है कि अगर 1 घंटा ठीक से मिल जाएगा तो हम पास तो हो ही जाएंगे। अब प्रिंसिपल ने और सबने कोशिश की, चीटिंग के जो जिनका मतलब एजेंसी थी चीटिंग करवाने की वो भाग गए वहाँ से एसडीएम को देख के। और फिर एसडीएम ने कहा कि अब मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं बैठता हूँ, पूरा पेपर करवा के ही जाऊँगा। उसने पूरा पेपर करवाया, पूरा स्कूल फेल हो गया। और उसमें ये भी फेल हो गए। तो उसका जो नाम प्रूफ में था वो कुछ और था। आज मैंने देखा नाम बदल दिया इन लोगों ने, लगता है उसने कहा होगा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरा नाम लिखा हुआ उपन्यास में सही, वो नहीं बदला है। उसको भी कर सकते थे विकास सर की जगह विनाश सर कर देते, कुछ कर देते, लेकिन वैसा नहीं किया। मेरा नाम वैसा का वैसा लिख दिया है, उसका नाम चेंज कर दिया है, पर मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि चेंज किया किसी वजह से किया होगा। बहरहाल इस उपन्यास में उसका नाम दुष्यंत सिंह हो गया है अब, जो मूल नाम था कुछ और था। तो बाकी लोग तो उससे खुंदक खाने लगे कि इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको देख लेंगे, वो कर लेंगे। इनके मन में है कि ये एसडीएम इतना ताकतवर कैसे होता है कि प्रिंसिपल की भी नहीं चल रही। तो किसी ने कहा ये बहुत बड़ा पद होता है, इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है MPPSC का। तो इस बच्चे ने ठान लिया कि अब तो मैं MPPSC का एग्जाम देके एसडीएम ही बनूंगा। बाकी बच्चे बोले उसके लिए पहले 12वीं में पास होना होता है। वो बहुत बात की बात है भाई, 12वीं ग्रेजुएशन उसके बाद की बात है वो सब। तो उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे जो पास करना पड़े करेंगे। साइंस छोड़ दी, मैथ छोड़ दिया, ह्यूमैनिटीज़ के विषय लिए 12वीं पास की, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद कैसे कैसे नौकरी करते करते काम किया, पढ़ाई की। और MPPSC दे रहे थे, वहाँ किसी ने बताया कि एक इससे बड़ा एग्ज़ाम होता है, वो IAS का होता है, उसके लिए दिल्ली जाना होता है। तो बोरिया बिस्तर उठा के दिल्ली आ गए कि अब तो IAS ही बनेंगे। कोई हिसाब किताब नहीं था यहाँ रहने का, बस एक भरोसा कि जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अंग्रेजी में इनका डब्बा वैसा ही गोल था जैसा आमतौर पे हिंदी माध्यम में अधिकांश बच्चों का होता है, मतलब एकदम गोल। तो मनोज की श्रद्धा का नहीं, श्रद्धा तो डॉक्टर हैं, तो मेडिसिन पढ़ा है, तो इनका तो साइंस की बैकग्राउंड वगैरह सब बढ़िया है। पेरेंट्स एकेडमिक्स में हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो इनका एकेडमिक लेवल शुरू से अच्छा रहा है। मनोज जिस बैकग्राउंड से, वहाँ अंग्रेजी किसी को नहीं आती है पूरे गांव में, तो इनको भी नहीं आती है। सीधी सी बात है, भाषा तो माहौल से आएगी ना, किसी को नहीं आती तो इनको भी नहीं आती थी। तो इनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि मैं इंग्लिश का पेपर पास कैसे करूँगा मेंस में। तो उसकी बड़ी मेहनत की इन्होंने, और इन्होंने 2 बार मेंस दिया, 2nd और 4th अटेम्प्ट में, ऐसा ही था ना। हाँ, 2nd अटेम्प्ट में जब मेंस दिया और इंग्लिश का पेपर था, पेपर दे के शानदार लिख के आए। श्रद्धा ने पूछा इंग्लिश कैसा, वो बोली ऐसा लिख के आया हूँ कि बस नोबेल पुरस्कार ना आ जाए कहीं वापस, तो वापसी की डाक से। फिर श्रद्धा ने पूछा निबंध कौन सा लिखा, वो इस उपन्यास में जिक्र है, मैंने यही पढ़ा, मुझे पहले पता नहीं था। तो बोले निबंध लिखा टेररिज्म इन इंडिया, और ऐसा लिखा है कि उसमें नक्सलवाद वगैरह सब लिख दिया है। श्रद्धा पेपर हाथ में लेके कह रही है कि पर ये तो आया ही नहीं था। लिखा कैसे? फिर ध्यान से देखा गया तो टूरिज्म इन इंडिया आया हुआ था। और बहुत सारे वाक्य हैं, कुछ और बताऊंगा 2-4 आपको। सेमिनार का पर्पस है कि कुछ जीवन में ऐसा कीजिए कि आज से 10 साल बाद मैं एक और किताब लेके खड़ा रहूं यहाँ पर और बताऊं कि ये जो बच्चे थे उस सेमिनार में आए थे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेखक महोदय को आमंत्रित करूंगा, अनुराग जी को, कि वो आएं और थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताएं इस उपन्यास को लिखने के अनुभव। मेरा ख्याल है कि इनकी कहानी इनके मुँह से सुनने के बाद आप यहाँ से जब लौटेंगे तो कुछ ज़्यादा आत्मविश्वास से लौटेंगे, बेहतर होकर लौटेंगे। तो सुनिए उनकी बात, आइए। आदरणीय विकास सर,
और मेरे मित्रों, सर ने सबसे पहले ये कहा था कि पता नहीं इन लोगों ने जो उन्होंने सुधारा था वो माना कि नहीं माना। सर पे इतना काम है और सर इतने व्यस्त हैं, आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन उस व्यस्त समय में भी सर ने उपन्यास पूरा पढ़ा। दिल्ली से इलाहाबाद जाते समय रेल में उन्होंने उस पूरे उपन्यास को अद्यापांत पढ़ा था और उस पर वही अपने लाल पेन से क्रॉस, गोले, कभी कभी पूरा पैराग्राफ काटा। उस समय सर के पास जो उपन्यास था वो लगभग 200 सवा 200 पेज का था, अब वो 170 पेज का रह गया है। मैं बहुत आभारी हूँ सर का कि उन्होंने मेरे उपन्यास पर भूमिका लिखी। ये उपन्यास आप लोगों का है, आप लोगों की ही कहानी है। माध्यम मनोज हैं पर कहानी आपकी है। आप लोग जो अपने घर परिवार से दूर मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार के छोटे छोटे 10 बाई 10 के कमरों में रहकर तपस्या कर रहे हैं, और आप ही नहीं इस देश में कई जगह जो बच्चे, जो स्टूडेंट तपस्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनकी कहानी है। हमारे मन में कई बार लगता है कि हम सफल होंगे, ये संकल्प हमारे मन में हमेशा रहता है। हम अपनी ताकत पहचानते हैं, लेकिन कई बार हम निराश भी हो जाते हैं, कई बार हम असफल भी होते हैं। कभी प्रीलिम्स निकलती है, कभी मुख्य परीक्षा नहीं निकलती, कभी इंटरव्यू। ये प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू का चलता रहता है जंजाल। कभी सफलता, फिर असफलता। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद हमारे मन में रहती है, कहीं ना कहीं एक ऐसा हमारे मन में संकल्प और रहता है कि हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये आपकी यात्रा पूर्ण वहां होती है जहां आप सफल हो जाते हैं। लेकिन इस असफलता से या इस संदेह से, जब हमें ये संदेह होता है कि क्या वास्तव में हम इस योग्य हैं कि हम सफल हो जाएंगे, क्या हमारे भीतर वह क्षमता है जो यहाँ बैठे इनमें है, मनोज में है या श्रद्धा में है या जो भी चयनित हुए हैं जो उनमें है, ये संदेह बना रहता है। पर वो संदेह आपके संकल्प से खत्म भी होता है, और जब वो खत्म होता है तो आप ये मान जाते हैं कि अब सफलता दूर नहीं है। आपको ये उपन्यास आपके संदेहों से मुक्त करेगा। तो ये यात्रा यहां से यहां तक, असफलता से सफलता तक की जो ये यात्रा है ना, वही यात्रा इस उपन्यास की यात्रा है। मनोज कुमार शर्मा इसलिए इस उपन्यास के चरित्र हैं क्योंकि उनकी यह यात्रा सबसे ज़्यादा जटिल, मेरी दृष्टि में और भी सबसे ज़्यादा जटिल रही है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई 12th में फेल हुआ होगा। कोई हुआ हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। अमृत जी ने पूछा था, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, उसका जरूर सिलेक्शन होगा जो पीछे खड़ा हो गया। तो मनोज जी का जब हम जीवन देखेंगे या उस तैयारी को देखेंगे, इस उपन्यास को पढ़ेंगे, तो आपको पता रहेगा कि किस संकल्प के माध्यम से कोई सपना भी देख सकता है कि जो 12th फेल हुआ है, उसका सपना देखना भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चा 12th में फेल हो गया, सभी विषयों में फेल हो गया, केवल हिंदी एक ऐसी चीज़ थी जिसमें उसकी रुचि थी, और बाद में उस हिंदी में उसको विकास सर जैसे गुरु मिल गए तो वह सफल हुआ। तो वो पूरी यात्रा आप इस उपन्यास में पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि किस तरह से हमारे भीतर की सारी कमजोरियां ताकत में बदल जाती हैं। ये शून्य से शिखर की यात्रा है। मुझे लगता है कि यदि आप यह उपन्यास पढ़ेंगे, लगभग 4-5 घंटे में पढ़ लेंगे, क्योंकि बड़ा नहीं है, 170 पेज का है, परंतु उसके बाद यदि आप अपने परीक्षा की तैयारी में कुछ भी सुधार महसूस कर सकें, यदि आपको ये लग सके कि इस उपन्यास को पढ़कर आपकी तैयारी की दिशा कुछ ठीक हुई है, आपके भीतर के संदेह कुछ कम हुए हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरा लिखना सफल हुआ। बस एक और छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो उम्र हमारी पढ़ाई करने की होती है, वही उम्र हमारी प्यार करने की भी हो जाती है।
ये है समस्या है ये। लेकिन ये आप पर निर्भर है कि आप उस प्रेम को अपनी शक्ति बनाते हैं, अपनी ताकत बनाते हैं या कमजोरी बनाते हैं, उसको अपनी पैर की बेड़ी बनाते हैं या पंख बनाते हैं, है ना। मनोज ने और श्रद्धा ने पंख बना लिया और उड़ गए, है ना। अच्छा है। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग सफल होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है, कोई संदेह नहीं। आप लोगों पर मुझे कोई संदेह नहीं, और आप लोगों को भी अपने ऊपर कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। यह उपन्यास यदि इस संदेह को मुक्त करे तो बस निराला की एक छोटी सी पंक्ति, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। ये मन आपका राम का ही है, जो न कभी थकता है न कभी कायरता को मानता है, संघर्ष करता और जीतता है। इससे पहले कि मैं मनोज को बुलाऊं, मैं चाहूँगा कि श्रद्धा भी आपसे बात करें 5 मिनट, और इस हैसियत से नहीं कि वो मनोज की पत्नी हैं, वो एक IAS अधिकारी हैं, और मेरी गट फीलिंग ये कहती थी कि उनको IAS में टॉप करना चाहिए। श्रद्धा डॉक्टर रही, उसके बाद IAS बनी, और इनकी बहुत अच्छी बात यह है कि जिस नौकरी में है, मैंने इसकी भूमिका में एक वाक्य लिखा। देखिए, IAS IPS तो इतने लोग बनते ही हैं। हिंदी माध्यम में रिजल्ट 1-2 साल थोड़ा ख़राब रहा है, लेकिन पहले तो संख्या इतनी होती थी हर साल कि हर साल 10-20 IAS, हर साल 20-30 IPS और 50 IAS, ऐसा होता ही था। और सबके साथ वैसा संवाद नहीं रहता हमारा, पर कुछ खास बात कुछ लोगों में होती है तो ध्यान रहता है। तो एक बहुत रोचक प्रसंग जो मैंने इसकी भूमिका में जिक्र किया, इन लोगों की शादी हुई ये करीब 2008 के आसपास की बात, 5वीं हो गई थी, अच्छा 2005 की बात है। और मैं शायद आज तक अपने एक आध स्टूडेंट की शादी में गया हूँ, वो इनकी शादी में गया था, ग्वालियर में शादी हुई थी। तो शादी हो गई, जब शादी हुई तो उस समय तक ये IPS हो चुके थे, और श्रद्धा उस समय उत्तराखंड PCS में SDM हो चुकी थी, नैनीताल में SDM शायद उस समय थी, और बाद में IAS बनी थी। उस समय वही था ना नैनीताल वाला ही आपका। हाँ, ये वहाँ उत्तराखंड की टॉपर थी अपने एग्ज़ाम की, वहाँ SDM बनी, फिर बाद में IAS बन के इधर चली गई। तो सफल जोड़ा था, सीधी सी बात है कि जब दोनों लोग सफल हों, सिविल सेवक हो, तो इसमें कोई ये क्यों सोचेगा कि दिक्कत में है। उसके बाद श्रद्धा IAS बन गई, दोनों की पोस्टिंग हो गई। भारत में कोई IPS हो और एक घर में दूसरा IAS हो तो लोग 1000 कल्पनाएं करेंगे, पर ये नहीं करेंगे कि आर्थिक दिक्कत हो सकती है किसी को। और फिर कुछ दिन बाद मनोज ने मुझे फ़ोन किया 2 बातें करने के लिए। एक तो बोला कि सर एक द्वंद्व में हूँ, आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ। बोले सर मेरी छोटी बहन जो है ना, उसको किसी से प्रेम हो गया है। तो मैंने कहा तो? बोले मैं झेल नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैंने कहा जब जब ये भाव आए बस इतना याद करो कि श्रद्धा का भी एक भाई था। और फिर 10 दिन बाद फ़ोन आया कि सर बहन की शादी फिक्स हो गई है, वही फिक्स हो गई है, अब द्वंद्व दूसरा है, खर्चा ज़्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 50,000 रुपये मुझे दे दें और मैं आपको 5-5 हज़ार करके हर महीने लौटाता रहूं? ये बात 50,000 5,000 की नहीं है, बात एक IPS जिसकी पत्नी IAS है उसका ऐसा कहने की। पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं के आर्थिक विकास का एक मंडल है, माविम कहते हैं उसको। इस समय श्रद्धा डेपुटेशन पर उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जब से ये उस पद पे गई है तब से कई बार मिलना हुआ हमारा, ये दिल्ली आई या मैं मुंबई गया, तो अब इनके दिमाग में एक ही बात हमेशा रहती है कि महाराष्ट्र की महिलाओं का विकास करना है, क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं। एक बार 3 घंटे मुझसे यही डिस्कशन की इन्होंने, ऐसी योजनाएं मेरे साथ डिस्कस कीजिए कि कैसे मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो हमने बहुत सारे प्लान बनाए, पता नहीं सफल हुए कि नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने सरकार से बात की, विदेशी संस्थाओं से बात की सरकार की तरफ से, और उस प्रयास में जुटी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि IAS IPS बनना ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी बात है, पर
इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात है उस सेवा में आने के बाद कायदे का इंसान बने रहना, जो ज़्यादा मुश्किल है। तो श्रद्धा से मैं कहूँगा कि दो पक्षों पर थोड़ा सा डिस्कस करें। एक तो ये कि कैसे वो मैनेज करती हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को अपनी अन्य जिम्मेदारियों के साथ, और दूसरा जब इतनी बात हो ही गई है तो ये बता ही दें कि 12वीं फेल लड़के में ऐसा क्या देखा था। तो श्रद्धा बस 5-7 मिनट 10 मिनट में अपनी बात रखिए और फिर नायक को बुलाते हैं। थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड विकास सर, अनुराग जी, मनोज जी और सारे आगे बैठे हुए बच्चों, ये जो बात है कि 12वीं फेल जो इंसान सर ने बोला कि उसमें आखिर अब क्या चीज़ ऐसा था, तो वही बात है कि जब हम उस तरफ बैठे होते हैं तो जो सपना, जो जद्दोजहद, जो संघर्ष करने की ताकत और असीम एक ताकत लेकर जब हम बैठे होते हैं, एक जो ऊर्जा का बिल्कुल एक गुबार हमारे अंदर होता है, वो जो ताकत है, वो जो कॉन्फिडेंस है कि हम जीत जाएंगे, वो जो कॉन्फिडेंस है कि हम चढ़ जाएंगे ऊपर तक, वो सबसे ज़रूरी भी है और वो सबसे आकर्षक भी है। तो मैं मनोज जी से जब मिली थी तो मुझे जब ये बात पता चली तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनमें इतना ज़बरदस्त आत्मविश्वास था, एकदम जैसे रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा हो, कहीं कोई डगमगाहट नहीं, कहीं कोई घबराहट नहीं, एकदम क्लियर ये दिमाग में था कि नहीं मुझे बहुत आगे जाना है, नहीं मुझे करके दिखाना ही है। तो वो बात मुझे बहुत एकदम मन को छू गई, क्योंकि जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचर्स रहे हैं, तो वो हमेशा एकदम मेरे फादर तो एकदम उनको देखते ही हम लोग घबरा करके किताब लेके बैठ जाते थे। लेकिन एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल, जहाँ चंबल का माहौल आप लोगों को पता है, लेकिन वहाँ पर जो जज्बा मनोज के अंदर था, जो संकल्प क्षमता जो मनोज के अंदर थी, जो ताकत उसके अंदर थी, वही ताकत जब हमारे अंदर आ जाती है, जब हमारा सपना एकदम क्लियर होता है, कोई धुंधलाहट नहीं होती, कोई बादल नहीं होता, एकदम क्लियर आसमान में उगता हुआ सूरज हमको दिखाई देता है, बस उसको टच करने की वो दूरी हमको तय करनी रहती है, तो फिर हमको कोई ताकत दुनिया में रोक भी नहीं सकती। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे एकदम प्रभावित कर गई। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम बहुत मजबूत बनते हैं, हमारी दृष्टि बहुत ज़्यादा खुलती है, हमारा व्यक्तित्व का विकास बहुत ज़्यादा होता है। कभी हम असफल होते हैं, कभी हम सफल होते हैं, एकदम निराशा आती है, ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, फिर अचानक से हमको एक रोशनी दिखाई देती है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो जर्नी ऐसी ही रहती है। यूपीएससी की जर्नी बड़ी टफ है, लेकिन ये जो तैयारी है ये हमको बहुत मजबूत बनाती है। और स्पेशली मुझे लगता है जब आप यहाँ दृष्टि में पढ़ रहे हैं, विकास सर की जो क्लासेस कर रहे हैं, मैं तो आज भी जब अपना विमेन ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि वो विकास सर की ऐसे की क्लास जो थी, वही विचार मेरे अंदर से निकल रहे हैं। वो जो सर ने तब पढ़ाए थे वो मैं आज बोलती हूँ, कहीं पर जाके बोलती हूँ। तो वो जो समझ का लेवल यहाँ पर बनता है, जो समाज में आगे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है इस यात्रा में। जैसे अभी भी जो बच्चे बच्चियों की बात है, तो सार्त्र पढ़ाते थे सर हमको, तो सार्त्र बोलता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करता है, अस्तित्ववाद की, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तो एक्चुअली हमको स्ट्रांगली, एक तो स्ट्रांग सही डिसीजन लेना चाहिए, और दूसरा वो हमारा डिसीजन है, उसे हमको आगे लेके चलना है, तो उस पर हमको फर्म रहना है। तो वो बैलेंसिंग एक्ट अपने आप आ जाता है हमको। और इनफैक्ट जब हम लोग देखते थे उस समय, अभी मुझे पता नहीं तरुणा मैम अभी कितना आती हैं, जो मैडम हैं, हम लोग उनसे पहले, उन्हीं से पहले मिले थे। जब मैं आई थी तब तो पहले तरुणा मैम से ही मिली थी। वेरी इम्प्रेसिव, कॉन्फिडेंट, डायनेमिक एंड ऊर्जा से भरी हुई। तो जब हम लोग इन लोगों को देखते थे तो वो जो संतुलन, वो जो गजब का कोऑर्डिनेशन, वो जो हम लोग देखते थे, वाकई में इट वाज सो वेरी इम्प्रेसिव। तो हमने खुद बहुत कुछ सीखा है सर और मैम को देखते हुए। सर से तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सर का
सर की कोचिंग में पहले तो मिले ही हैं, तो लाइफ का सबसे बड़ी हमारी माइलस्टोन ही ये कोचिंग है। और सर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सर का इवन अभी भी इतने सारे, कहीं पर भी कोई अप्रिशिएट करे या कुछ भी हो, अभी सर ने जो बोला आज भी वो इतना रोमांचित करता है। अगर सर के मुंह से प्रशंसा का कोई शब्द निकल जाए तो सर का जो लेवल है या समझ का जो लेवल है, उस यात्रा में हमने इतना कुछ सीखा है, दृष्टि में पढ़ने में इतना कुछ सीखा है। और फिर वही बात, कभी आप असफल होगे कभी सफल होगे, लेकिन जैसा एक उपन्यास में भी एक जगह लिखा हुआ है कि चाहे हम उतना उड़ान एक बार भर पाए या नहीं, पर पंख बहुत मजबूत होते हैं उस यात्रा में। तो विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा कीजिए, बढ़िया से आप आगे बढ़िए। ये उपन्यास जैसे अनुराग जी ने कहा, वो सबकी यात्रा के बारे में, हर किसी को ऐसा लगेगा कि वो रिलेट करेंगे। हम लोग वही लोग हैं जो यहाँ से ही चल के उन्हीं, वो एक किरदार जो उसमें आते हैं वो सारे वही किरदार हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग को रिलेट करेंगे उनको। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू। अब बस नायक को बुलाते हैं, उससे पहले एक दो बातें और छोटी सी कर लें। जब ये लोग यहाँ पर थे तो मनोज नेहरू विहार में रहते थे और श्रद्धा मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में जहाँ हमारा घर था उसके एकदम सामने पड़ोस में एक हॉस्टल था जहाँ ही रहती थी कई सहेलियों के साथ। अभी भी जब ये लोग आते हैं हमारे घर पे कभी, तो खाना खाने के टाइम में बोलते हैं कि हम थोड़ा सा आते हैं घूम के, और फिर नाले के आसपास सुगंध लेके वापस, कि इसी सुगंध के माहौल में हम लोगों ने समय गुजारा था, तो इसको हम कैसे भूल जाएं। इनका नॉस्टैल्जिया। नेहरू विहार कौन सी गली थी भाई तुम्हारी जिसपे तुम? C187 भाई, देखो पूरा इनको रटा हुआ है। तो जब भी आते चुपचाप अंधेरे में निहार के जाते हैं उस घर को कि यही रह के मैंने संघर्ष किया था। तो मैं मनोज को बुलाता हूँ। मनोज आपके लिए सीनियर हैं, DIG हैं, बड़ा पद है, वो सब है। मेरे लिए छोटे भाई की तरह हैं, नन्हे दोस्त की तरह हैं। पहली बार मुझे इलाहाबाद में मिले थे, मैं वहाँ क्लास ले रहा था, तो वहाँ की सर आपसे मिलने आए हुए हैं। मैंने कहा हाँ सर, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, रात को आपके साथ चलूँगा। मैंने कहा चलो, ट्रेन मेरी थोड़ा था, कोई भी बैठ सकता है ट्रेन के अंदर। ट्रेन के पास बोले सर सुबह मिलूंगा आपको स्टेशन पे जब आप उतरोगे ट्रेन से। मुझे लगा पता नहीं क्यों पीछे पड़ गया, कौन है ये, पीछे पड़ गया ज़बरदस्ती। तो फिर मैं सुबह जब उतरा तो मुझे लगा कि देख लूँ कहाँ पर वो बच्चा है, वो तो उसको साथ ही लेके जाता हूँ, और वहाँ ये मिला ही नहीं। तो बाद में बताया कई साल बाद कि सर मुझे लगा आप परेशान होंगे, तो मैं देख तो लिया था कि आप वेट कर रहे हो, मैं चुप के साइड से निकल गया था। और जब ये IPS बने, एक अनुभव जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। IPS बने, मसूरी गए ट्रेनिंग के लिए। एक दिन रात को 12 बजे हमारे घर की बेल बजी। तब हम लोग 10-11 बजे सोने वाले शरीफ सभ्य इंसान हुआ करते थे। वैसे मैं 3 बजे सोता हूँ, 2:30-3 बजे, लेकिन वो एक दौर था जीवन का 6-8 महीने का जब हम जल्दी सो जाते थे। 12 बजे बेल बजी अचानक 2-3 बार, तो हम घबरा गए कि डाकू आए हैं, क्या है, पता नहीं क्या हुआ है। तो बड़ी चिंताओं के साथ दरवाज़ा खोला कि पता नहीं क्या हो गया। तो सामने साहब खड़े हुए थे, तो मुझे लगा कहीं नौकरी तो छोड़ के आ गया वहाँ से, क्या किया है इसने। तो मैंने क्या हुआ, आया, पैर छुए, 500 का नोट निकाल के रख दिया। बोले सर पहली सैलरी मिली है, मसूरी से आया हूँ। और तो फिर हमने कहा, मैंने और मेरी पत्नी तरुणा ने, सबने कहा कि चलो बैठो खाना वाना खाओ। और नहीं सर, सुबह 8 बजे से पहले ज्वाइन करना है। वहीं से तुरंत वापस भागे। बस हमारे पड़ोस के एक घर में थोड़ी देर रुक के गए, बात करते हुए गए किसी से। चलिए अब मैं मनोज को बुलाता हूँ, वो आए और आपको कुछ ऐसा कहें कि आप लौटे तो उसके बाद IPS से नीचे सोचे नहीं कुछ भी। फिर आइए मनोज। आदरणीय विकास सर, अनुराग जी, श्रद्धा जी और सभी मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात थोड़ा और आगे ले जाऊं, सबसे पहले मुझे लगता है कई चीज़ें भूल जाऊंगा, इसलिए एक चीज़ बोल देता हूं। मैं पिछले 14 सालों से सर्विस में हूं और थोड़ा अपने आप को विद्वान मानने लगा हूं कि अब मुझे बहुत नॉलेज हो गई है। तो कश्मीर मुद्दे पे कई बार बड़े अधिकारपूर्ण तरीके से हमें बहस करने लगता हूँ कि ऐसा है वैसा है,
एक दिन सर का यूट्यूब पर मैंने अभी कुछ दिन पहले कश्मीर विषय पर एक वीडियो देखा, और मुझे आदत है सर का सुनने का। सर की बातें जिस लय में जाती हैं, जिस तरीके से जाती हैं, वो मेरे अंदर तक बैठी हुई हैं। वो मैंने पूरा सुना, और सुनने के बाद मैंने उनको बोला कि सर अभी 14 साल की सर्विस के बाद इतने सारे सेमिनार सुन लिए मैंने, देश भी गया, विदेश भी गया, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या क्या देख रहा हूँ, पर मैंने आज तक इतने बेहतरीन तरीके से कभी कश्मीर को नहीं समझा जो इस वाले वीडियो 2 से समझा। तो वो जो लय है, वो जो एक बात बताने की कला है, जो अंदर की नॉलेज है, जो बेहतरीन नॉलेज है, उस नॉलेज का इतना ज़्यादा लाभ हुआ है कि आज देश की किसी भी समस्या के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं श्रद्धा कभी जाते हैं, अनुराग जी कहीं जाते हैं, तो आज भी हम उन्हीं तर्कों को देते हैं जो तर्क हमने आज से 15 साल 16 साल पहले सुने थे। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, चाहे इकोनॉमी हो, कुछ भी हो। तो मुझे कई बार लगता है कि सर का सिर्फ इतना नहीं है कि आप सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट हो जाने के बाद या न हो जाने के बाद भी आप एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन व्यक्ति, बेहतरीन वक्ता, बेहतरीन समझ रखने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। सर को शायद पता भी नहीं होगा, और ये बात सही है, सर को नहीं पता रहती कई चीज़ें। कई ऐसे लोग होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते। सबके लिए उतनी जगह नहीं है, लेकिन जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनके इतर में उन लोगों की बात बताता हूँ जो सिलेक्ट नहीं हो पाते। उसमें से सर अभी इस बार के इलेक्शन में 2 लड़के ऐसे हैं जो एमएलए बने हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग जगहों पर अपने आप को, अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो श्रद्धा ने बोला कि जब ऊंची उड़ान भरी जाती है तो उड़ान आपके पंखों को मजबूत करती है, और पंख अगर मजबूत है तो कभी भी काम आते हैं, किसी भी समय काम आ सकते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो पंखों को मजबूत करने की लड़ाई है। ये जो आप जी रहे हैं ना, वो जीने में कितना खूबसूरत है। जो अपनी रसोई रेस्टोरेंट अभी है क्या मुझे पता नहीं है, अपना रसोई रेस्टोरेंट है, उसके बगल में एक ओम जी रेस्टोरेंट भी था। तो अपनी रसोई में थाली आती थी, शायद मेरे ख्याल से 85-90 रुपए के आसपास की थी। वो थाली खाने के लिए हम 5-5 महीना वेट करते थे, यार ये थाली खानी है, पैसा नहीं है, ये थाली खानी है, पैसा नहीं। फिर हम अब बोलते थे प्री निकल जाएगा तो खाएंगे। फिर मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, ये 3 मक्का और मदीना है हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जब भी डिप्रेशन होता है, जब भी डिप्रेशन होता है भाई साहब, ये मैं सोचता हूँ डिप्रेशन सिलेक्ट हो जाने खत्म हो जाता है। दिक्कतें तो हमेशा चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। यहाँ अलग तरह की दिक्कतें हैं और किसी सर्विस में अलग तरह की दिक्कतें हैं। ऐसा मत सोचो कि एक बार सिलेक्ट हो गए तो खेल खत्म हो गया, मजा आ गया। मजा नहीं आता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सर ने जैसा बताया, जिले के कप्तान के रूप में मैंने जहाँ जहाँ काम किया, वो काम हर समय एक निर्णय लेने का होता है, क्षमता का होता है कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं, उस पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी डिपेंड रहती है। तो निर्णय लेने की क्षमता यहीं पैदा होती है, आपके यहीं पर सीखी जाती है, इसी तरह के क्लासेस में सीखी जाती है। इस उपन्यास को लिखने में अनुराग ने जो बहुत बेहतरीन काम किया है, और जो एक मैं बोलता हूँ मुझ पर पर्सनल एहसान किया है, वो ये कि इन्होंने जो जो घटा, जो जो हुआ, उसको उस तरीके से पिरो करके सामने दिया उपन्यास के रूप में, कि जिससे कि ये समझ में आए कि आप अगर ईमानदार हैं, आपके अंदर अगर आगे बढ़ने की ललक है, आपके अंदर अगर अद्भुत क्षमताएं हैं, तो कोई भी परेशानी आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर क्षमताएं, बता रहा हूं मैं आपको, हर जगह, चाहे कोई भी जगह हो, इतने कम लोग हैं। जितना ज़्यादा तुम आगे बढ़ोगे, तुमको लगेगा कि यार ये लोग कितना कमजोर लोग कैसे पहुंच रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि खुद से ईमानदारी बहुत कम लोगों में। उसका तरीका क्या है? आप एक बार शीशे के सामने खड़े होइए और अपनी आंखों से आंख मिलाइए और बोलिए कि भाई मैं क्या हूं। अगर तुम कमजोर होगे तो तुम्हारा शीशा खुद ही बोलने लगेगा कि यार थोड़ा कमजोर दिख रहा है, तो तेरे अंदर ये क्षमताएं नहीं है, ऐसी कमी है। कमियों को दूर करने का खुद से साहस,
ये इस किताब में अनुराग जी ने जो लिया है, मैं बताता हूँ आपको, मेरे अंदर अनुराग जी ने इस किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि मैं बहुत महान व्यक्ति था, शुरुआत से बचपन से ही अब्राहम लिंकन बनने के लिए पैदा हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं है। अनुराग जी ने बताया है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां थी जो जन्मजात उस अंचल में रहती हैं, चंबल के अंचल में रहती हैं, क्या क्या ऐसी चीजें थी जिनके माध्यम से मेरा पतन हो सकता था, और वो कैसे कैसे धीरे 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 ठीक हुई। सर मैं बताता हूँ आपको कि मुझे 12th क्या छोड़ दो आप, ग्रेजुएशन तक भी स्टेज पर चढ़ के बोलना नहीं आता था। स्टेज पर कभी गया ही नहीं स्टेज पे, और मुझे लगता था कि मैं कभी बोल भी नहीं पाऊंगा। मेरी इतनी इच्छा होती थी, अनुराग जी उस समय युवा साहित्यकार थे, ग्वालियर के युवा साहित्यकारों में नाम था, और एक कई जगह जाके मंच संचालन करते थे, और मैं तड़पता रहता था कि एक बार स्टेज पे बोलने का मौका मिल जाए, काश मिल जाए। फिर उस जिस लाइब्रेरी में काम करता था, जिस लाइब्रेरी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि दी, क्योंकि उसमें किताब पढ़ने को मिली, मैगजिम गोरकी की, बड़े बड़े लोगों की, उसी लाइब्रेरी में जब शनिवार को काव्य गोष्ठी होती थी, तो काव्य गोष्ठी में बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े कवि अपनी अपनी कविता पढ़ के वाह वाह करके जाते थे। तो मैं दरवाजा बंद करके, जब कोई नहीं होता था, तो वही माइक बंद करके घंटों बोलने की ट्राई करता था। और भी मुझे याद आता है, मैं बोलता था कि साथियों, हम और आप आज बैठे हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए, इतना बन बन के बोलने की कोशिश करता था। तो वो कोशिश जो थी, उस कोशिश की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ। कोई जन्म से सीख के नहीं आता, और जन्म से सीख के आता होगा, कोई बॉर्न इंटेलिजेंट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होता होगा, वो उसके लायक हम नहीं है, मैं तो नहीं। हम सब सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, और धीरे धीरे सीखने की हमारी क्षमता होना चाहिए। वो क्षमता कब होती है? लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं हमेशा कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जब भी जाता हूँ अपने यहाँ पर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं उनके लिए नहीं आया हूँ जिनके घर में बहुत पैसा है, मैं उनके लिए भी नहीं आया हूँ जो बॉर्न इंटेलिजेंट है, मैं उनके लिए आया हूँ जो गरीब है, मैं उनके लिए आया हूँ जिनके अंदर क्षमता नहीं है, मैं उनके लिए आया हूँ, उन पेरेंट्स के लिए आया हूँ जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। आपको रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाते हैं। इसी मुखर्जी नगर में जहाँ हम लोग बैठे हैं अभी, चल रहा है, एक ऐसा दौर था जब मेरे पास पैसा इस लायक भी नहीं था कि मैं यहाँ रह सकूँ, और उस दौर में ऐसे ऐसे काम करने का मौका मिला। इस उपन्यास में एक बहुत बेहतरीन चित्रण है जिसको मुझे लगता है कि आप लोग जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि एक ऐसा काम करने का मौका मिला मुझे जहां पर कि मैं बड़े घरों के 4-5 कुत्तों को लेता था, उनको घुमाने जाता था इसी नेहरू विहार के पुल पे, ये जो ब्रिज है, और जो ब्रिज के पीछे की जो और अंदर की जो झाड़ियां गई हुई है वहां पर, और उनको जब मैं घुमा के लाता था तो मुझे हर महीने एक कुत्ते पर 400 रुपये मिलते थे। और वो 400 रुपये कितने ज़्यादा होते थे मुझे पता है कि आप अगर 5 कुत्ते पाल लें तो 2000 रुपये हो जाते हैं आपके पास। लोगों के पास लोग नहीं है, टाइम नहीं है, अपने पास टाइम है, हमारे पास एनर्जी है, ऊर्जा है। मेरा आपसे इतना ही बोलना है कि जब जब आपको लगे कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ, जब जब लगे कि यार इस बार प्री नहीं निकला, अगली बार क्या करूँगा, मेंस नहीं निकला, मेंस में इतने नंबर कम रह गए, थोड़ा और आ जाते तो मज़ा आ जाता। मेरे कभी भी ज़िंदगी में मेंस में नंबर अच्छे आए ही नहीं। मैं अकेली बात यूपीएससी की नहीं कर रहा हूँ, मैं एमपीएससी की भी कर रहा हूँ, मैं यूपीपीसीएस की भी बात कर रहा हूँ, सब एग्जाम दिए मैंने। मुझे लगता है सर अपनी लाइफ में, मुझे लगता है अनुराग जी, मैंने एक 7-8 मेंस तो दिए होंगे, कभी नंबर अच्छे नहीं आते। और मैं बताता हूँ आपको ये बात भी, जिस दिन यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट आने वाला था उसी दिन लोअर प्री का भी रिजल्ट आने वाला था। लोअर प्री समझते होंगे, मुझे लगता है, मुझे जरूरत बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, उसमें मेरा नहीं हुआ था लोअर प्री में। और मैंने तभी बोला था श्रद्धा को कि यार लोअर प्री में नहीं हो रहा है, ऐसा ना हो जाए कि शाम को मैं आईपीएस बन जाऊं। मेरा बोलना यह है कि आप अपने अंदर कुछ पालिए, कुछ समझिए, पढ़ाई के कुछ तरीके हैं, और वो क्या है, वो अनुराग जी ने इसमें किताब में लिया है। आप पहले रिम भरना शुरू कीजिए, जो कागज, कोरे कागज की जो रिम है उसको भरना शुरू कीजिए। जितनी ज़्यादा तुम रिम भर दोगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन पक्का होगा। तुम क्या, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कॉपी चेकर को, क्योंकि वो उसके लिए तुम रोल नंबर हो 822, 29 वगैरह, उसको क्या अंतर पड़ता है, लिखा क्या है तुमने। तुम योग्य कितने बने रहो लेकिन लिख नहीं पाते तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। लिखना सीखना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा तुम लिखोगे, जितना ज़्यादा कागज भरोगे, जितना ज़्यादा तुमको, कितना भी गंदा, मेरे को याद है कि मैंने जब पहली बार लिखना शुरू किया था सेकंड अटेम्प्ट में, तो मुझे सर ने कैसे रिजेक्ट करके फेंक दिया था, क्या लिख रहे हो तुम यार, क्या है ये। लेकिन लिखते 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 बात बनने लगती है, आने लगती है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मेंस की तैयारी करते समय सर ने टेस्ट सीरीज शुरू की थी,
वो टेस्ट सीरीज ऐसी थी जिसमें कि हम लोग बैठ करके परीक्षा के माहौल में करेक्ट 3 घंटे में पेपर लिखते थे, और बिल्कुल एकदम माहौल वैसे ही रहता था पेपर जैसा, इस पेपर चल रहा है। और मेरी दिक्कत क्या थी, इससे पहले जब भी मैं पेपर देता था बस लिखना शुरू करता था और एंड खत्म करता था, और बाद में खत्म हो जाने के बाद मुझे याद आता था कि यार इसमें ये चीज़ नहीं आ पाई, इसमें ये चीज़ नहीं आ पाई, क्वेश्चन अपना उतना अच्छा नहीं बन पाया। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है कुछ सजाना पड़ता है उसको, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को मजबूर करना पड़ता है कि भाई पढ़ पढ़ पढ़। तो एक तरीका ईजाद किया, वो तरीका एक याद ये किया कि भाई क्वेश्चन अगर लिखना है मुझे, मान लो 25 मिनट हर क्वेश्चन के लिए बांट के 25 मिनट मिल रहे हैं इसके लिए, या 20 मिनट मिल रहे हैं, तो 20 मिनट में लिखूंगा नहीं, मैं 2 मिनट उसकी भूमिका बनाऊंगा। 2 मिनट में वहीं पर पेपर में ही निकालूंगा कि इस भूमिका, इसमें ये लिखना, इसमें ये लिखना, इसमें उसके गुण में 1 2 3 आने हैं, इसमें अवगुण में 2 आने हैं, फिर इसमें 2 मिनट लगते हैं, लेकिन आपका उत्तर एकदम तारतम्यमय हो जाता है, आप भटकते नहीं हैं। और अगर लिखते लिखते एक और कोई चीज याद आ गई तो आप उसी भूमिका के जहां आप लिखा है वहां चौथा पॉइंट और जुड़ जा रही है, ये भी रह गया। वो लिखने से इतना अंतर पड़ता है। दूसरी बात, आप जब लिखते हैं तो आप अपने पैराग्राफ को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना चाहिए, जो लड़के नहीं करते, बच्चे नहीं करते। इंटरकनेक्ट माने कैसे? माने आपने पैराग्राफ का आखिरी लाइन जो लिखा है वहीं से दूसरा पैराग्राफ शुरू होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो ऐसा ही मैंने जब आखिरी अटेम्प्ट में ये सब चीज़ें सीखी, तो एक दिन मैं एग्जाम सर के यहाँ दे रहा था और मैं दे के आ गया, तो सद्दा ने मुझे लैंडलाइन से फ़ोन करके, मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता था नेहरू विहार 187 में, वहीं पर एक अंग्रेज पीसीओ था, अब नहीं रहा शायद, पता नहीं है कि नहीं, तो अंग्रेज पीसीओ पे फ़ोन किया, मैं नीचे उतर गया, बोले अरे मनोज, सर ने तुमको हिंदी साहित्य के एक पेपर, दोनों पेपर में 365 नंबर दिए। एक पेपर में 186 थे और दूसरे पेपर में ऐसे ही कुछ थे। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने नंबर कैसे दे दिए सर ने? 365 का मतलब क्या होता है पता है तुमको? मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये उपन्यास का खास बात क्या है, क्यों इस उपन्यास को हम लोग यहाँ लेकर के आ रहे हैं, क्यों हम बार बार इस उपन्यास की बात कर रहे हैं, क्यों इस उपन्यास के रिव्यू इतने अच्छे आ रहे हैं, क्यों इस उपन्यास को हम विकास सर के पास लेके आए हैं, विकास सर ने क्यों इस उपन्यास का पूरा भूमिका लिखी है, उसको काटा है, क्यों? क्योंकि सबकी इच्छा है कि यार यूपीएससी के बच्चों के अंदर की बात तो कुछ आए। ये यूपीएससी का इतना बड़ा मायाजाल है, हर साल 4 लाख लोग बैठ रहे हैं, 3 लाख 5 लाख बैठ रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं, वो सिलेक्ट होने की क्षमताएं हैं, सबको लाल बत्ती चाहिए, सबको कुछ बड़ा आगे बढ़ने का क्षमता है, उनके लिए उनके अंदर क्या चल रहा है वो तो बात आए। और अनुराग जी ने सबसे बढ़िया काम ये किया है कि मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, ये जो छोटे छोटे जो जगह हैं, छोटे छोटे रूम जो 10-10 के रूम हैं, उनके अंदर की जिंदगी क्या है, बच्चे कैसे तैयारी करते कैसे हैं, क्या क्या इसके अंदर कमियां रह जाती हैं, कैसे रह जाती हैं, और वो इतने रोचक तरीके से लिखा है कि हंसी भी आती है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें सच लिख दी हैं, और सच बड़ा हंसावना होता है बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ में आपको थोड़ा साहस रखना पड़ेगा, थोड़ा मार्गदर्शन रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ईमानदारी अचानक नहीं बनती, वो धीरे धीरे निर्माण होती है, धीरे धीरे। आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक लड़का, गांव का लड़का, संघर्ष के बाद भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, किसी भी हालत में ईमानदारी नहीं छोड़ता। अनुराग जी ने जो एक प्रसंग लिया है उसको मैं जानबूझकर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक लाइब्रेरी में जब मैं काम करता था, उस लाइब्रेरी में एक बार मुझसे बोला गया था कि तुम वो कर दो, ये जो जितनी भी रद्दी आ रही है उसको बेच दो। और वो रद्दी मैंने बेची तो 5,000 की रद्दी थी वो, लेकिन उस समय के जो संचालक थे उन्होंने बोला कि नहीं 7,000 की बिकी थी पिछले साल। तो उनका आरोप था कि 2,000 रुपये में खा गया, और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था उस लाइब्रेरी में रहने के अलावा, क्योंकि लाइब्रेरी में रहने के लिए भी मुझे दिया गया था और मुझे 350 रुपये पर मंथ मिलते भी थे, और मेरे लिए वही एकमात्र साधन था ग्वालियर में रुके रहने का, क्योंकि 350 रुपये मेरे लिए जीवन के लिए, मेरे पैसे खाने के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन मैंने वहाँ काम छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी ईमानदारी की कदर नहीं कर रहा है, और मैं उस जगह नहीं रह सकता जहाँ पर मेरी ईमानदारी का कदर नहीं हो। तो मेरा आपसे इतना ही बोलना है कि आप खुद को ईमानदार करके तो देखो, क्यों डरते हो? और एक बात और, जो रिस्क नहीं लेता वो जीतता भी नहीं। अगर आपने रिस्क नहीं ली होती, अगर आप रिस्क नहीं लेना जानते, 50 चीजें हैं। मेरे गांव में बार बार बोलते थे क्या कर रहा है यार, वापस आ तू,
करेंगे, खेती करेंगे, क्या फालतू चीज़ों में डरना क्या होता है। अच्छा उनको समझाओ तो समझ में नहीं आता, इस बार प्री हो गया है, अगली बार मेंस हो जाएगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, बोलते क्या फालतू ये सांप सीढ़ी खेल खेल रहा है, तो वापस आ, यहाँ पे कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। और आप समझा भी नहीं सकते उनको, मत समझाइए, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बोलिए कि बस आप अगर पैसे दे सकते हैं पर मंथ तो दे दीजिए, नहीं देते तो मैं अपना देखता हूँ, मुझे करने दीजिए। और अगर आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से लगातार करेंगे तो आप बहुत सब जल्दी सफल होंगे। बस 2-3 चीज़ें सफलता के लिए ज़रूरी है। अच्छा मित्र जो बहुत कम होते हैं, आज मेरी और अनुराग जी की मित्रता को लगभग 25 साल हो रहे हैं, हम 25 साल के आसपास के मित्र हैं। तो सारे के अच्छे मित्र रखिए, अच्छा एनवायरनमेंट रखिए, कुछ ज्ञानी लोग रखिए अपने साथ में, और पॉजिटिव चीज़ सोचते जाइए, नेगेटिव मत सोचिए, ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। और अगर नेगेटिव बातें आते भी दिमाग में हैं तो डायरी लिखना शुरू कीजिए, डायरी लिखिए, डायरी में नेगेटिविटी चली जाती है, लिख लिख करके। अभी मैं वो पुरानी डायरियाँ पढ़ता हूँ ना तो इतना मज़ा आता है मुझे, मैं सच बताता हूँ, वो पुरानी डायरियाँ पढ़ने के बाद मुझे आज नौकरी में जो समस्याएं आ रही हैं वो छोटी लगने लगती हैं। तो डरने का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है अगर आप थोड़ा लिखते हैं अपने बारे में। तो अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में आप आगे बढ़िए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं फिर बोलता हूँ अपनी बात को कि आप अगर लड़े नहीं तो जीत भी नहीं पाओगे। इसलिए हमने अपनी किताब का जो टाइटल रखा है वो हारा वही जो लड़ा नहीं। किताब को सिर्फ यूपीएससी के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह कंपटीशन हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईआईएम का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे अपने पीओ का हो, उनके लिए रखी गई है। कंपटीशन में बच्चे की मानसिकता होती कैसी है और जब नहीं उसको सिलेक्ट होता है तो क्या क्या होता है, जब मैं 3 बार सिलेक्ट नहीं हुआ, चौथी बार जब मैं था तो क्या क्या दबाव आते हैं, कैसे कैसे दबाव आते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, आसपास के लोग क्या बोलते हैं, दुनिया क्या बोलती है, और उन दुनियाओं से जीतने का कैसा आपके अंदर मादा आता है। ये इसको लिखने का एकमात्र कारण है कि हो सकता है इस किताब को पढ़ के कुछ लोग प्रेरित हो जाएं, हो सकता है कुछ लोगों को नई ऊर्जा मिल जाए। मेरे जो मित्र हैं, जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, समीक्षक हैं, और सर ने भी लिखा है, सर की इस भूमिका की आखिरी जो 2-3 पंक्तियाँ हैं मुझे बहुत सही लगती हैं कि इस किताब में और कुछ हो या ना हो, पढ़ने के बाद आप ये जरूर महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा घटित हो रहा है, कुछ अच्छा बनने की इच्छा हो रही है आपकी। 12th में फेल होने के बाद कोई भी आदमी सोच ही नहीं सकता कि वो यूपीएससी देगा, क्योंकि उसका बेस इतना कमज़ोर होता है कि गणित नहीं आता, साइंस नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती है। साइंस का मुझे अच्छे से याद है, एक बार सर एक सुपर कंप्यूटर पर 2 लाइन लिखने के लिए आती थी। सुपर कंप्यूटर उस समय, पता नहीं अब तो सुपर कंप्यूटर सब जानते हैं, तब नहीं जानते थे। अब मैं उसको रटता था कि इतना ऐसा होगा, ऐसा। सद्दा ने मुझे बोला, ये फालतू बात मत करो, तुम अपनी औकात से पढ़ाई करो। बोले क्या 2 नंबर का आता है, 2 में से 2 नहीं मिलेगा, 1 नंबर चाहिए, 1 के लिए ट्राई करो। क्या करें? बोले कुछ मत लिखो, सिंपल लिखो, ऐसा कंप्यूटर जो आम कंप्यूटरों के मुकाबले 100 गति से गुना ज़्यादा काम करता है, सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो सरल भाषा में, सरल तरीके से अपनी बात रखने का जो हुनर है, वो हुनर आप पैदा करिए अपने अंदर। ये जो नोट्स को छुपाने की जो परंपरा चलती रहती है, आपके यहाँ भी चल रही होगी, मुझे पता नहीं, ये इसको कहाँ से दे दिया, अरे उसको कहाँ से मिल गया, अरे मैं नहीं दूंगा, मेरे नोट्स हैं। कुछ नहीं होता नोट्स से। हाँ, छुपाना छुपी में आपका व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। आप बिल्कुल उन्मुक्त मन से रहिए, उन्मुक्त मन से जो चाहिए ले जा यार, तेरा ही है। तो देखो अपने आप लोग बनते हैं, दोस्त बनते हैं, और वो ये दोस्त आपके जीवन भर काम आते हैं। आज भी 14 साल की सर्विस के बाद मेरे सबसे अच्छे दोस्त वही हैं जो उस समय संघर्ष कर रहे थे मेरे साथ। आज भी वही मेरे दोस्त सबसे अच्छे हैं जिन लोगों ने उस समय साथ दिया था। आज यहाँ से जाने के बाद हम लोग जो मुरैना जा रहे हैं, हम मुरैना में जो मेरे को अनुराग जी और हम जा रहे हैं, तो हम लोग सब वही दोस्त, पुराने दोस्तों के साथ। पुराने दोस्तों से बेहतर कोई नहीं होता, चाहे आप कुछ भी बन जाइए, कहीं भी निकल जाइए। मैं एक बार फिर से सर का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि सर ने मुझे बुलाया यहाँ बोलने के लिए, इसलिए कि सपना जैसा होता है, जहाँ आप पढ़े हों, जहाँ आप बैठे हों, जहाँ आपने चिंताएं व्यक्त की हों। तो बहुत सारी सर से यादें जुड़ी हुई हैं, मुखर्जी नगर और नेहरू विहार से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। मैं फिर बोलता हूँ, मैं आपको, आज भी मेरे जीवन का सबसे प्यारा क्षण है। अभी भी जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो भी हम रात को सिर्फ और सिर्फ रोड सड़कें घूमने वाले हैं। बत्रा सिनेमा अब नहीं रहा, मुझे पता है, शायद नहीं है।
लेकिन बिंदास ऐसे रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए कि जीवन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अपनी ताकत करना चाहिए। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे पास सब दोस्तों ने बोला पार्टी देनी है, पार्टी देनी है। पैसा नहीं था तो मैं इनके पास चला गया, सर के पास, सर पैसा दे तो पार्टी देनी है मुझे। तो इस जगह को जहाँ आप बैठे हो, आप बहुत याद करोगे, बहुत, इतना याद करोगे आप कि आपने जीवन में अपने घर से ज़्यादा ये जगह याद आएगी आपको, ये मोहल्ला याद आएगा, ये गलियाँ याद आएंगी। ये जो नेहरू विहार का जो ब्रिज है, इससे पहले जो ब्रिज था वहाँ नीचे कूड़ा रहता था, काफ़ी ज़्यादा बदबू आती थी। अभी हम लोग आ रहे थे, सद्दा बोली थी यार बदबू नहीं आ रही इसमें से। तो ये इस माहौल को जीने की कोशिश कीजिए, सकारात्मक रहिए, दोस्त बनाइए अच्छे, और आगे बढ़ते जाइए, सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़िए, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा करिए। और किसी कारण से अगर असफल भी होते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने पंख यहाँ से बहुत मजबूत करके जाने वाले हैं। आज भी मैं, पता नहीं, मुझे बार बार बोलने की इच्छा हो रही है सर को, क्योंकि सर को पता नहीं है, क्योंकि सर क्या है, सर का काम पढ़ाने का है, और पढ़ाने के बाद सर भूल जाते हैं कि किसको कितना पढ़ाया, कैसे नहीं, कौन सिलेक्ट हुआ, कौन नहीं हुआ। कुछ अच्छे बच्चे जुड़ते हैं, कुछ नहीं जुड़ते। अभी भी बताता हूँ सर, आपके कई बच्चे ऐसे हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हुए, अभी नेशनल टीवी पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं। और हम सब जब भी बात करते हैं, सर एक बार मुंबई आए थे मेरे पास, तो हम अपने चैम्बर में बैठे थे, तो सर ऐसे ही बहुत कम टाइम के लिए आए थे। मैंने कहा सर 2 मिनट में कुछ लोगों को बुला लेता हूँ। मैंने उस समय 3 IPS को फ़ोन किया कि यार तुम हो क्या, सर आए हैं। कहाँ थे? बोले यार आधा घंटा रुको, हम पहुँच रहे हैं। इतना आकर्षण है सर की पर्सनैलिटी में कि हम सब लोग मिल करके आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान सर का है, कितना बड़ा योगदान हमारे जीवन को बनाने में, गढ़ने में है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तिमत्व आप लोगों के साथ में हैं, ये आप, हमारा और आपका सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ, इतना जरूर है, सर कंजूस हैं थोड़ा तारीफ करने में, तो और तारीफ करने में भी कंजूस है, तारीफ सुनने में भी दिक्कत आती है सर को। इसलिए पहली बार बोल रहा हूँ सर के सामने इतना, नहीं तो मैं कभी सर की तारीफ आज तक मैंने कभी सर के सामने नहीं की। पर फिर भी बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि कृतज्ञ मन बार बार ये बोलता है कि बोलना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं पर इतना ही काफ़ी। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छे से रहिए। और अगर कभी भी डाउट लगे ज़िंदगी में तो ये उपन्यास पढ़ लीजिए, आपका डाउट खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि अनुराग पाठक ने इस उपन्यास को UPSC का बाइबल बना दिया एक तरह से। तो आप मस्त रहें, खुश रहें। और सद्दा जी का, अनुराग जी का, सर का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।